Hey everybody, welcome back. So in this video we are going to discuss the forest, why forest is important and why to it to conserve, है ना, हमें इसे क्यों कंजर्व करना है। और ये एक लैटिन वर्ड से आया है फॉरेस्ट, है ना, जिसका मतलब होता है आउटसाइड। और ये जो है इसको कहा जाता है कि ऐसी कोई भी लैंड है जहाँ पर कल्टीवेशन संभव नहीं हो सकती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सेल्फ सस्टेन इकोसिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ट्रीज़ के ऊपर निर्भर करते हैं। इसमें एबायोटिक और बायोटिक जो मतलब जो वाटर, सॉइल, है ना, टेम्परेचर, ये सारे क्या हैं, एबायोटिक। और बायोटिक होते हैं जो कि डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, है ना, जो इस पे निर्भर करते हैं। तो ऐसे दोनों ही कंपोनेंट्स इसमें निर्भर करते हैं और इस तरह से ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो फॉरेस्ट ऐसा लैंड एरिया होता है जिसमें 0 हेक्टर की ज़मीन होती है, जिसमें क्या होता है, कैनोपी कवर होती है। कैनोपी होती है जो पेड़ की ऊपर वाली जो शाखा होती है, जो ऐसे ऊपर से ढकी होती है, अम्ब्रेला टाइप की होती है। तो ऐसा कोई भी एरिया जिसमें 10% से ज़्यादा क्या होती है, कैनोपी होती है, मतलब कि ढका हुआ होता है, उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट एरिया। वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर के लिए नहीं होता है, एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं होता है, वो वहाँ पे सिर्फ ट्रीज़ होंगे, है ना, बहुत सारी स्पीशीज़ उस पर निर्भर होंगी और वो कल्टीवेशन के लिए बेसिकली यूज़ नहीं होता है। बहुत सारे यंग ट्रीज़ भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लाइमेट की वजह से वो सप्रेस भी हो जाते हैं, कुछ कुछ फलीभूत भी हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आपको ट्रीज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी, वहाँ की जो डाइवर्सिटी है ट्रीज़ की वो अलग देखने को मिलेगी। तो अभी तक तो हमने ऐसे थोड़ा बेसिक जाना कि इसके बारे में होता क्या है। तो फॉरेस्ट कवर जो है वो हमारा, अगर हम कंट्री में देखें तो 30.72% था, ठीक है। ये पूरा कवर है फॉरेस्ट एरिया से। अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया, तो 20वीं सेंचुरी में ये 30% था, ठीक है ना, 30% था। और फिर से इसका मूल्यांकन किया गया तो इसमें पाया गया कि भाई 30 से सीधा 21 पे आ गया, 21% पे आ गया क्या, फॉरेस्ट एरिया। तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी कल्टीवेशन हो रही है, कहीं ना कहीं इसको काटा जा रहा है और तभी ये ख़त्म होने की कगार में है। अब इसमें कोई मतलब कि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं फॉरेस्ट की। डेंस फॉरेस्ट हो गए, बहुत ही ज़्यादा डेंसली, जिसमें कैनोपी कवर होती है, 70%। कैनोपी होती है कि किसी भी पेड़ की ऊपर वाली जो स्पेस होती है, अम्ब्रेला टाइप की जो होती है, जैसे हम नीचे से जाएंगे तो हमें ऊपर ऐसे अम्ब्रेला दिखेगा, ढकी हुई होती है। तो वो कह रहा है कि डेंस फॉरेस्ट कहलाते हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होते हैं, थोड़े कम होते हैं, जिसमें कैनोपी 40% होती है। और ओपन फॉरेस्ट होते हैं। कैनोपी के हिसाब से हम फॉरेस्ट को डिवाइड कर रहे हैं, मॉडरेट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब, स्क्रब हो गया। लक्षद्वीप में हमें देखने को मिलेगी फॉरेस्ट कवर कितना है, परसेंटेज में है। मिजोरम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये लार्जली कुछ फॉरेस्ट कवर्स हैं जहाँ पे हमें फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो मध्य प्रदेश आप लिख लेना कि लार्जेस्ट टोटल फॉरेस्ट है। ये थोड़ा हम इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, भाई हम सब जानते हैं कि टिम्बर हो गया, फ्यूल वुड हो गया। फ्यूल वुड मतलब कि जो हम लकड़ी जलाते हैं खाना बनाने के लिए, आग जलाते हैं, है ना। टिम्बर का यूज़ करते हैं बहुत सारे फर्नीचर्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ब्रिजेस बनाते हैं, है ना। बोट्स हो गई, रेलवेज़ की स्लीपर्स हो गए, बहुत सारे वुडन के होते हैं। रेलवे कंपार्टमेंट हो गए, बस हो गई, ट्रक हो गए, शिप हो गई, इसमें टिम्बर का यूज़ किया जाता है। तो टिम्बर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। फ्यूल वुड हो गया, फूड, भाई फूड के लिए भी हमें बहुत सारे सीड्स हो गए, लीव्स हो गई, ऐसी लीव्स होती हैं जिससे कि मेडिसिन बनती हैं, ऐसे ड्रग्स होती हैं जिससे कि इंसान की मेडिसिनल होती हैं, है ना। प्लांट से मिलता है फॉडर, जैसे गाय के लिए घास वगैरह होती है वो हमें यहाँ से मिल जाती है, उसके लीव्स, है ना। एनिमल्स के लिए, शेल्टर के लिए, शेल्टर के लिए जो मतलब कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, रेप्टाइल्स जैसे सांप वगैरह हो गए, मैमल्स हो गए, है ना, उनके लिए ये शेल्टर का काम करता है क्या, फॉरेस्ट। अब इसमें ये बताया गया कि डायरेक्ट यूजेस होते हैं कि इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो गए जो हमें सामने से मिल रहे हैं, जैसे कि टिम्बर, फ्यूल वुड हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए खाने के लिए, हमें फॉडर हो गया, है ना, ग्रास हो गया। इनडायरेक्ट होते हैं जिसमें हमें डायरेक्टली चीज़ नहीं मिल रही है पर वो कहीं ना कहीं हमें, हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। जैसे कि सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जैसे कि पानी, जैसे मान लो कि बारिश आया तो बारिश आने से क्या होता है कि वहाँ की जो सॉइल है वो उसके साथ ही ले जाती है अपना सारा मिट्टी, मिनरल्स, सारा कुछ। तो अगर प्लांट वहाँ पे लगा, ट्री वहाँ पे लगा होगा तो वहाँ पे वो ग्रिप बना के रखता है वो उसकी। उसके बाद इसमें और भी फर्टाइल, सॉइल को फर्टाइल रखता है। अगर प्लांट लगे होते हैं, टाइमली उसका कल्टिवेशन हो रहा होता है तो उसमें फर्टिलिटी बनी रहती है। हाइड्रोजन साइकिल रहता है जिसमें क्या होता है कि जैसे बारिश हुई तो जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि नमी बनी रहती है सॉइल में, और वो सॉइल जो होती है वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर कर देती है, और वो जो
जो कि कहते हैं हाइड्रोजन प्रेसिपिटेशन की वजह से वो फिर से बारिश होती है। इस तरह से जो साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल है, वो चलता रहता है। और भी हम कह सकते हैं कि भाई जो प्लांट्स होते हैं वो हमें प्यूरीफाई करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को प्यूरीफाई करते हैं। हम इंसान क्या करते हैं, कार्बन छोड़ते रहते हैं, और उसके बाद इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारा केमिकल छोड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, पर ट्रीज़ क्या करते हैं, उसको ऑब्जॉर्व करते हैं और हमें प्योरीफाई करते हैं, हमारी ईयर को प्योरीफाई करते हैं। जीन बैंक मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं, ट्रीज़ वो बीज का काम भी करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बात की, शेल्टर हो गया, रॉ मटेरियल्स हमें इंडस्ट्रीज़ के मिलते हैं, जैसे कि मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ से हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं और फिर उससे एक रिफाइंड प्रोडक्ट में हमारे सामने आता है। हमें तो मार्केट से मिल जाता है, पर जब ये पहली प्रोसेस जो होती है वो फॉरेस्ट से होती है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हो गई, ये मतलब कि क्या होता है कि जब इतनी ज़्यादा फॉरेस्ट डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है तो बाहर के लोग अट्रैक्ट होते हैं हमारे इससे, वो देखने आते हैं, सफाई करते हैं, चेक करते हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ को रिसर्च करते हैं। एक तरीके का क्या होता है कि वो अगर यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, एक्सर्शन करेंगे, एक्सकर्शन होता है, वो क्या करता है, एक तरीके का हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, उससे हमारे डॉलर्स बढ़ते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए जैसे कि गम हो गया, हनी हो गया, बैम्बू हो गया, मेडिसिन, हाइड्स, चमड़ी होती है ना, जो उसकी एनिमल्स की जो चमड़ी होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमारी जैकेट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेडिसिन्स होती हैं, है ना, वो सारी बनती हैं। सिल्क मोथ हो गया, जिससे सिल्क साड़ीज़ हम देखते हैं हमारे, है ना, फॉरेस्ट से हमें मिलती है। हनी बीज होगी, हनी बीज मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है जिसमें हम हनी, नेचुरल हनी की बात करते हैं, वो हम खाते हैं, पीते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमें ट्रीज से मिल रही हैं। ये सारी डायरेक्टली हमें चीज़ें मिल रही हैं, तो फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट हुए नहीं हुए। अब इनडायरेक्टली मैं बात की थी कि सॉइल इरोजन नहीं होता है, इरोजन होने से बचा लेती है, जो बाइंड कर देती है सॉइल को रूट से, है ना, प्लांट्स क्या कहते हैं। और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मतलब स्पीड से जो विंड आती है, वो हवा में जो रेन होती है स्पीड से आने वाली, जो वो मिट्टी को ही उड़ा लेके जाती है, उससे क्या होता है कि जो वो ख़त्म नहीं होती है ट्री की वजह से। टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, ऑब्वियसली जो प्लांट है वो हमें उसकी लीव से, अम्ब्रेला लाइक जो उसकी कैनोपी होती है, वो हमें क्या करती है, ह्यूमिडिटी बनाए रखती है। मतलब गर्मी ज़्यादा अगर डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, प्लांट वगैरह नहीं होंगे, तो हवा कहाँ से आएगी, है ना। ह्यूमिडिटी रेनफॉल और टेम्परेचर नॉर्मल रखती है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जो ड्राई लीव्स होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं, नीचे गिरने से क्या होता है कि वो सॉइल में डिके हो जाती है। डिके होने की वजह से क्या होता है, वो जो मिट्टी होती है ना, ह्यूमस, वो ह्यूमिडिटी क्रिएट करती है, और उससे कि क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी, जो उपजाऊ सॉइल होती है वो बनी रहती है ना। उसमें और भी चीज़ें उगाई क्या जा सकती हैं, मतलब ट्रीज ही हो गए। हाइड्रोजन साइकिल मतलब कि जैसे रेनफॉल ऑब्जर्व करना, फिर वहाँ से पानी को रिड्यूस, रन ऑफ, जो पानी बह जाना था वो उसमें ऑब्जर्व हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं वो भी उसमें कंटिन्यू रहती है, मतलब रेगुलेशन रहता है एक हाइड्रोजन साइकिल का। ये इतना नहीं। एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हमारा जो है वो नहीं हो पाता है। प्यूरीफाई करना एयर को, है ना, एयर को कैसे प्यूरीफाई करता है भाई, फोटोसिंथेसिस के रूप में ऑक्सीजन लेना और कार्बन को छोड़ना, इससे कि क्या होता है कि प्यूरीफाई करता है एयर को और एयर पोल्यूशन से बचाता है हमें। जीन बैंकों के कुछ ऐसे, फॉरेस्ट के कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि बेनिफिट करते हैं किसी ह्यूमन को, और वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं वो इंसान की रोग को दूर करने के लिए, डिजीज़ को दूर करने के लिए वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो जीन बैंक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हाउ ये फॉरेस्ट कैसे जो है डिग्रेड हो रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमन कर रहा है जिसकी वजह से डिग्रेड हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। जैसे कि हम जो गायें जो होती हैं वो चरती हैं, तो उससे वो जो फर्टिलिटी होती है वो बिल्कुल ही ऐसे ग्रेज कर लेती है, जिससे कि उसकी जो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग, ट्रीज़ की कटिंग इतनी हो रही है जिससे कि फॉरेस्ट फायर हो जाती है, आग लग जाना, है ना। पेस्ट अटैक मतलब कि बहुत ज़्यादा रहती है इंसानों को कि भाई जल्दी जल्दी हम बहुत ज़्यादा पैदावार करें, तो पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, माइनिंग की जाती है। माइनिंग जो होती है वो काफ़ी हद तक जो है वो फर्टिलिटी है वो ख़त्म कर देती है किसी भी उसकी। फॉरेस्ट फायर हो गए, ग्रेजिंग एनिमल्स हो गए, हार्वेस्टिंग की जाती है बहुत हद तक। माइनिंग काफ़ी रोल प्ले करती है। पेस्ट अटैक हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेड मतलब कि एक ही फॉरेस्ट एरिया है उसको फ्रेगमेंट कर दिया, जगह जगह उसको डिवाइड कर दिया। तो कुछ मेजर्स हमें लेने हैं। तो हाउ टू कंट्रोल, ये तो हमने पढ़ा कि भाई व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, है ना, कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, किसकी वजह से ये डिग्रेड हो रहा है, ये हमें पता है कि भाई हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हम उसको कट करते हैं, ठीक है। तो अब कट करना, अब ज़रूरत तो है, अब उसको कुछ मिनिमाइज़ कर सकते हैं कुछ हद तक,
ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में जो है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेजर्स दिए हैं कि भाई इस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को। तो रेगुलेटेड एंड प्लान्ड कटिंग ऑफ ट्रीज, तो वही बात आ गई भाई, कट करना है पर प्लान तरीके से कि भाई इस एरिया को ही हम कट करेंगे, इस एरिया में ही जो प्लांट है उसको ही हम कट करेंगे फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, सेवरल ट्रीज आर कटिंग, और रॉ मटेरियल के रूप में हमें क्या चाहिए होता है, फॉरेस्ट चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई कुछ मेजर्स लेके, मतलब कि एक तरीके का सेलेक्टिव कटिंग करते हैं, कोई भी प्लांट्स की करनी है तो हम उसको कंट्रोल डिफॉरेस्टेट करें, क्लियर कटिंग करें। अगर कुछ एरियाज हमने लिए हैं तो उसमें ही हम कट करें और पूरा साफ तरीके से करें, ताकि सभी लार्ज एरिया में एक टाइप के ही हम ट्रीज को काटें, ठीक है। थोड़ा यहाँ से काट लिया, थोड़ा वहाँ से काट लिया, इस तरह से क्या होगा कि सारे को ही हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हमें क्या करना है कि भाई क्लियर कटिंग करनी है एक ही एरिया की। अगर लार्ज एरिया में हम कट कर रहे हैं तो कुछ सेम टाइप की स्पीशीज़ को कट करें, नहीं हो गया कि कोई हम उसी पेड़ को कट करें जो मेच्योर हो गया, मतलब कि काफ़ी समय हो गया उसको। ये नहीं है कि अभी अभी जो सिर्फ बना ही है ट्री, ठीक है, उसको कुछ ही टाइम हुआ है, तो ऐसा नहीं है। कि मेच्योर प्लांट्स जो होते हैं, मेच्योर ट्रीज, मतलब कि काफ़ी 20-20 साल हो गए, उसको काटें। बेस्ट क्वालिटी टिम्बर हो जिसका सही में इस्तेमाल किया जाता हो एंड वो बेस्ट क्वालिटी हो, और ऐसे प्लांट्स हो जिसमें टाइम गैप कम लगे फिर से ग्रो करने के लिए, ऐसे प्लांट्स। शेल्टर वुड कटिंग, रेगुलेटेड और नॉन कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, वो सारी जो हम क्या करते हैं, एक लैंड से दूसरी लैंड में क्या करते हैं, कन्वर्ज करते रहते हैं। कि एक लैंड में हम उगा रहे थे कुछ और ट्रीज, हम कन्वर्ज कर दिया हमने उसको, मतलब कि चेंज कर दिया टाइम के साथ। तो ये जो होती है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को उपजाऊ नहीं बनाए रखती, वो उसका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, उसका रहने का तरीका चेंज होता है, तो उसकी जो हैबिटेट है वो वही रहनी चाहिए, कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर, जो भी फॉरेस्ट फायर हो रही है, जैसे कि फायर लेन्स हो गई, स्प्रेडिंग केमिकल्स की वजह से फॉरेस्ट फायर हो जाती है, क्लियर करें। बहुत सारी फायर फाइटिंग टेक्निक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी फायर हो रही है उसको बचा लें टाइम के साथ, वाटर स्प्रे करें, और इस तरह से जो है फॉरेस्ट फायर से बचा सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इसमें भी, आधा तो जल गया। एफॉरेस्टेशन ये तो हम सब जानते हैं कि भाई बचपन से सीखते आए हैं कि प्लांटेशन करो ट्रीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो कंडीशन है वो मेंटेन रहे, इंसान यूज़ करता रहेगा उसको। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़, फंगाइज और वायरसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी स्प्रेस इस्तेमाल की जाती हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कि अगर हम कट कर रहे हैं तो फिर भाई उसका सही से इस्तेमाल भी करें। ऐसा नहीं है कि भाई हम कट कर लिया। और हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट क्या होता है डिफॉरेस्टेशन का। अगर हम डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर। तो भाई सबसे पहले तो इंसान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पीशीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इंसानों के ऊपर तो सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो सारा ही उस पर डिपेंड है, खाने के लिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली उससे उसके ऊपर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, ह्यूमंस के एक्टिविटीज़ के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पीशीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो ये इसके इम्पैक्ट्स रहते हैं, और इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होगा कहीं। तो हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट, सो देयर आर कुछ सेलेक्टिव मेजर्स हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे कि कंट्रोल वे में हम क्या करेंगे, फॉरेस्टेशन करेंगे। डिफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब कटिंग ऑफ द ट्रीज करेंगे, बट कंट्रोल वे में करेंगे। कुछ पैचेस ऑफ एरियाज जो होंगे उन्हीं में कटिंग करेंगे, क्लियर कटिंग करेंगे। कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें हम उस तरीके से हम उस टेक्निक का यूज़ करके हम उस प्लांट को कट करेंगे, उसकी रूट्स स्टेम जो होती है उसको भी हम इस्तेमाल में लाएं। ये नहीं है कि सिर्फ उसका धड़ काट लिया, ऊपर वाला एरिया काट लिया जितना हमें यूज़ होना था, और जो नीचे वाला है वो जो लैंड है वो उपजाऊ नहीं रहेगी, वो वहीं पे रहेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हमने उसकी क्लियर कटिंग करनी है ऐसे, ठीक है। मैच्योर प्लांट्स को ही हम क्या करें, कट करें। एज देख लेनी है कि भाई उसकी कितनी एज है, कि अभी वो यंग ट्री है या फिर
काफ़ी टाइम हो गया उसको मेच्योरिटी, ट्रीज़ मेच्योर हों तो ही हम उसको ही सेलेक्ट करें कट करने के लिए, सेलेक्टिव कटिंग कहा जाता है, ठीक है। और बेस्ट क्वालिटी के ही हमको काटने हैं, ठीक है। जो ऐसे ही हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा या फिर वो ऐसे ही होते हैं तो हम उसको ना काटें, उसको रहने दें, है ना, रीग्रोथ उसकी होने दें ऐसे ट्रीज़ की। कुछ जो हमें ये करना है कि इससे जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है उसको हम प्रोटेक्ट करें, देखें कौन से इस्तेमाल करें, है ना। बहुत सारी फायर लेट्स होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू हम उसको स्प्रेड करेंगे तो फॉरेस्ट में फायर होने से बच जाएगा, है ना। जो ड्राई लीव्स जो नीचे पड़ी हुई हैं उसको क्लीन करवाएं, है ना। हम क्या करें कि ऐसी फायर फाइटिंग टेक्निक्स का यूज़ करें जिससे कि जो है वो प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ जो हैं वो बच जाएं, है ना, फायर होने से बच जाएं। वाटर स्प्रे करवाने का अरेंजमेंट करवाएं, फायर रिटार्डेंट केमिकल का यूज़ करें जो कि फायर लगने से बच जाए, है ना, सही से इस्तेमाल करें। हेलीकॉप्टर से हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, यू नो, स्प्रे करवा सकते हैं। तो फॉरेस्ट फायर से हमें बचाना है बेसिकली। एफॉरेस्टेशन करें ये तो हमें पता ही है कि भाई मैनुअली हमें हाथों से हमें ट्रांसप्लांटेशन करनी है, फ्रेश प्लांटेशन करनी है। ट्रीज़ जैसे वन महोत्सव की बात की कि वन महोत्सव में क्या होता है कि प्लांटिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ की। के एम मुंशी जो है उन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की थी कि हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना है तो हमें प्लांटिंग करनी पड़ेगी। तो ये हम लिख सकते हैं कि भाई एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन मतलब कि हम क्या करें, प्लांट करें ट्रीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं प्लांट्स को, ट्री ऐसे ट्रीज़ लगाएं जो कि उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से हों। ये नहीं है कि कुछ भी मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए तो उसकी अराउंड सराउंडिंग में जो देखेंगे भाई उसका क्लाइमेट कैसा है, ऐसे प्लांट्स यहाँ पे बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे प्लांट्स को लगाया जाए। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीजेस जैसे रस्ट का लग जाना, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीजेस मतलब कि हमें क्या करना है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें रस्ट लग जाती है, वायरस लग जाता है या फिर कुछ ऐसे फंगाइज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो प्लांट्स आगे बढ़ने होते हैं वो बढ़ ही नहीं पाते तो डिसीजेस लग जाती हैं उनको। तो ऐसे केमिकल्स बनाएं या फिर ऐसे स्प्रेज बनाएं, एंटीबायोटिक्स बनाएं जिसकी वजह से जो है वो रेजिस्ट कर पाए, डिसीजेस लगने से पहले ही वो अपना प्रोटेक्शन कर पाए प्लांट्स, है ना। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो क्या होता है कि भाई बहुत सारी कटिंग होती है तो कटिंग होने के बाद क्या होता है कि जो ऐसे पेड़ को काटा हमने, ठीक है, यहाँ से ऊपर से काट लिया, इसकी ब्रांचेज, इसकी जो स्टेम है ये भी ले ली, पर जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है जो ऐसे जो कटा रहता उसको कोई नहीं निकाला जाता, उसको भी टाइमली उसका डेब्रिज जो है वो निकाला जाए ताकि ये जो जगह है वो खाली हो और इसमें और प्लांट्स का आना संभव हो पाए। जो इसकी स्टेम होती है, ब्रांचेस होती है, वो हम काट लिए जाते हैं। वर्थलेस जो डेब्रिज होता है वो भी निकाला जाए, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। वो वेस्ट मटेरियल नहीं है, उसका वाटर प्रूफ ग्लूज बोर्ड्स बनाने में उसमें यूज़ किया जाए। एरियाज जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का काम करें, अलग टाइप के दिखते हों जो, है ना, जो उनको उनके लिए एक टूरिस्ट एरिया बने ताकि पैसे की कमाई हो, फॉरेन एक्सचेंज बढ़े। बेटर फॉर फार्मिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए भाई। जो कल्टीवेशन ओवर ग्रेजिंग हो रही है भाई, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो रहा है जिससे कि जो फर्टिलिटी है वो सॉइल की ख़त्म ही हो जा रही है। तो बेटर हम ऐसे कोई टेक्निक्स का इस्तेमाल करें या फिर रिसर्च करके हमें पता चलता है कि ऐसे किया जा सकता है ना। बहुत सारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा सकती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल रह सकता है। तो ये तो हमने बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं,
कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का। और फिर बहुत सारी डिजीज़ेज लग जाती हैं ट्रीज़ को, तो वो ट्रीज़ आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स का नहीं, मतलब कि केमिकल स्प्रेज का यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं टू प्रिजर्व द ट्रीज़। रिफॉरेस्टेशन, ये तो हमारा बेसिक आइडिया है कि भाई हम प्लांटिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को और फॉरेस्ट फायर होने से बचा लें। ऐसे बहुत सारी एक्सटिंक्शंस आती हैं, स्प्रेज आती हैं, केमिकल रिटार्डेशन जो होती हैं स्प्रेज होती हैं फायर को बचाने के लिए, तो वो उसका इस्तेमाल करें, अरेंज करें, है ना। सिलेक्टिव कटिंग करें, जितनी हमें ज़रूरत है, मेच्योर प्लांट को ही कट किया जाए, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम कट करें, मेच्योर प्लांट को ही कट करें और कंट्रोल वे में हम प्लांट को कट करें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने ये कैसे करने हैं इसको। अब कुछ प्रोटेक्शन बाय लॉ के द्वारा हमें सुझाए गए ऐसे लॉज हैं। प्रोटेक्शन बाय लॉ, ऐसे कौन से लॉज हैं जो कि फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, तो वो हमें पढ़ने हैं। तो प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो 1980 में जो कंजर्वेशन एक्ट आया, जिसके थ्रू हमने क्या बात की कि भाई हमें कंजर्व करना है फॉरेस्ट को, 1980 में आया है, ठीक है। तो ये इनेक्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें यही बताया गया है भाई कैसे हमें जो है वायलेट नहीं करना है, हमें फॉरेस्ट को कुछ भी कहीं से भी हम कट नहीं कर सकते हैं, पेनाल्टी लगेगी, बहुत सारी उसमें लॉज बनाए गए और किस तरह से हमें फॉरेस्ट की जो स्पीशीज़ हैं, वैराइटीज़ हैं, हम उसको प्रिजर्व करना है, उसे हमें प्रिजर्व करना है, और कोई इसको अवैध तरीके से काटेगा तो उसको पेनाल्टी मिलेगी भाई। यही है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1988। इन इंडिया द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडिया में जो पहली जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी ना इंडिया की 1894 में इसमें आई थी। द पॉलिसी वॉज रिवाइज 1894 में जो पॉलिसी आई थी उसको रिवाइज किया गया, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस लाए गए 1952 में। फिर उसके बाद 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1988 में जो पॉलिसी आई थी उसके दौरान हमें यही सिखाया गया कि हमें कैसे प्रिजर्व करना है, जैसे हमें प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है फॉरेस्ट लैंड एरियाज़ को, और कैसे हमें जो इंडिया का जो 1/3 पार्ट है लैंड एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं, है ना, उसको हमें कैसे प्रिजर्व करना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए गए, और कैसे फॉरेस्ट कवर को और इंक्रीज करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है। 1988 की ये पॉलिसी थी, ठीक है। 1988 सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, शेल्टर बेल्ट, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन, रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें इस पॉलिसीज़ के तहत बताया गया कि भाई इसमें ये एरियाज़ रहेंगे जहाँ पे अलग अलग तरीके से फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाएगा। सोशल फॉरेस्ट्री जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं लोगों को जो मिल रहे हैं उसका भी फ्लो होता रहना चाहिए, साथ ही साथ उसकी जो फॉरेस्ट्री है उसको सेफ गार्ड भी करना है। फार्म है कि एक जो फार्मर है वो अपनी ही लैंड पे क्या कर रहा है, ट्रीज़ को उगाएगा एंड उसको कमर्शियली उसको बेचेगा, तो फार्म फॉरेस्ट्री होगी। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री मतलब कि एक तरीके का क्या है, ऐसे एरियाज जहाँ पे ट्री की ग्रोथ ज़्यादा होती है, वेजिटेशन ज़्यादा होती है, वेजिटेशन मतलब वही जिससे फ़ायदा हो रहा है। फॉरेस्ट्री फॉर रेजिंग फॉडर ग्रास, ऐसी फॉरेस्ट्री जहाँ पे घास वगैरह, फ्रूट्स, ट्रीज़, फ्यूल वुड ट्रीज़ हो गया, वेस्ट लैंड है ना, पंचायत लैंड हो गई, विलेज लैंड हो गई, वहाँ पे हमें मिक्स्ड फॉरेस्ट्री को उगाना, मतलब कि उसमें सब चीज़ें हो सकती हैं, घास से लेकर फ्रूट से लेकर फायरवुड, अगर हमें यूज़ फ्यूल वुड ट्रीज़ का इस्तेमाल करना है तो हम वहाँ पे सारा चीज़ उगा सकते हैं। इसको एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहा जाता है। एक सीरीज ऑफ ट्रीज होते हैं जहाँ पे शेल्टर बेल्ट उसी को कहा जाता है। श्रब्स मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ शेल्टर,
तो जो शेल्टर बेल्ट होती है वो विंड के लिए होती है, मतलब कि विंड से बचाने के लिए होती है। जो लैंड होती है वो क्या करती है, सॉइल को उठा के ले जाती है। शेल्टर बेड जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन, लीनियर मतलब कि सीधी रेखा में ऐसे चल रही है, और लीनियर ऐसे इस तरह से। ये बेल्ट ही होगी एक तरीके का, ये भी लीनियर फॉर्म में होगी। दिस प्लांटेशन इज फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज ऑन द लीनियर। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री होती है कि भाई ऐसे फ्लावर्स उगवाओ, ऐसे श्रब्स उगवाओ अर्बन एरियाज या फिर रूरल पॉपुलेशन से, जो रिक्रिएशन का काम करे, है ना। कुछ नर्सरीज आपने देखी होंगी जहाँ पे अलग 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 फूल्स की वैरायटी या फिर स्पीशीज़ की वैराइटीज़ होती हैं, वो क्या है, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री कहलाती है। ये हो गया हमारे कंजर्वेशन की, हमें कैसे कंजर्व करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉरेस्ट।